Hello guys, I am MS Chauhan. We are doing the class 9th science. So in this series, we will do chapter 9 force and laws of motion in text questions. So we are starting in text question page number 118. तो question number first, which of the following has more inertia? इनमें से inertia किसका ज़्यादा होता है? A rubber ball and a stone of same size. B a bicycle and a train. सी ए 5 रुपीज़ कॉइन ए 1 रुपीज़ कॉइन। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया इज़ द मेजर ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया क्या हम सीधे सीधे मास से मेजर करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या रहा, ग्रेटर इज़ द मास ऑफ ए बॉडी। यदि किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा। यदि मास कम है तो इनर्शिया कम होगा, यदि मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो ए में मास ऑफ द स्टोन इज़ मोर, स्टोन का मास ज़्यादा है, देन द मास ऑफ द रबर ऑफ सेम साइज, तो हैंस द इनर्शिया ऑफ द स्टोन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रबर, तो स्टोन का इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। बी का आंसर करते हैं हम, मास ऑफ ए ट्रेन इज़ मोर, ट्रेन का मास ज़्यादा होता है, देन द मास ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल के मास से, हैंस द इनर्शिया ऑफ द ट्रेन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाइसिकल, तो इनर्शिया ट्रेन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। सी को हम करते हैं, मास ऑफ द 5 रुपीज़ कॉइन इज़ मोर देन दैट ऑफ द 1 रुपीज़, 5 रुपये के कॉइन का क्या है, मास ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल चेंज। तो आपको बताना है कि जो वेलोसिटी है किसी बॉल की वो किस तरह से कितने टाइम्स वो चेंज होती है। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, एक कोई फुटबॉल प्लेयर है उसने किक किया और दूसरे प्लेयर ने उसे रिसीव किया। हु किक द फुटबॉल टू वार्ड्स द गोल, और उसने उस फुटबॉल को गोल की तरफ किक किया। तो गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम, तो अपोजिट टीम का जो गोल कीपर है, कलेक्ट द फुटबॉल, उसने फुटबॉल को कलेक्ट किया, एंड किक इट्स, और उसने फिर दोबारा से किक किया, टू वार्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, तो अपनी टीम की तरफ। तो आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है कि फोर्स किस तरह से अप्लाई की जा रही है एजेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक एग्जांपल है और ये एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को यू कैन दस ट्राई, तो यू शुड प्ले द फुटबॉल गेम एंड यू सी द फुटबॉल गेम एंड देन यू कैन नोटिस द फॉलोइंग एक्टिविटी इन योर नोटबुक। तो वी आर जस्ट डूइंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज द 4 टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी, 4 बार उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, जिस तरह से वो पास की जा रही है। तो इसे एक्टिविटी को आप देखिए या फिर कीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री। कुछ जो ट्री की जो लीव्स हैं वो क्या अलग हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। इफ़ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच, यदि हम उसकी ब्रांच को बहुत तेज़ी से हिलाते हैं तो ऐसा क्यों होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सम ऑफ द लीव्स ऑफ ए ट्री गेट डिटैच्ड व्हेन वी शेक इट्स ब्रांच विगोरसली, तो गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है जैसे ही हम अचानक पेड़ को हिलाएंगे तो उसकी मोशन, जो ट्री है उसकी पत्तियां रेस्ट में रहती हैं, और जैसे ही हम अचानक हिलाएंगे तो वो क्या है, बैक टू एंड फ्रो, आगे पीछे वो क्या है, मोशन में आने लगती हैं। तो वहाँ पे एक इनर्शिया वर्क करता है। हमने टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं, 3 टाइप के हैं। तो उसमें से पहला टाइप वर्क करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और अचानक वो मोशन में आने लगे तो वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करता है और कोशिश करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहे। इसीलिए ये क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन द लीव्स फॉल डाउन, इसीलिए लीव्स क्या हैं, नीचे गिर जाती हैं, फ्रॉम ए ट्री वैन वी शेक विगोरसली। तो ये कारण होता है लीव्स का झड़ने का। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप। यदि कोई बस चल रही है तो अचानक से वो क्या है, स्टॉप पे रुकती है, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं। एंड फॉल बैकवर्ड, और पीछे की तरफ गिरते हैं, व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट, और जब अचानक से वो बस चलती है तो हम क्या पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो आइए जानते हैं हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। तो पहला, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर की इनर्शिया के कारण। तो जब हम फर्स्ट आंसर में एवरीबॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स
स्टेट ऑफ मोशन, जब बस चल रही है हमारी तो सब पैसेंजर की बॉडी क्या है, वो मोशन में रहती है। मोशन में रहने के कारण अचानक जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो वो चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं। इस कारण क्या है, हम आगे की तरफ हम गिर जाते हैं। और जब हम अचानक, सेकंड आंसर, जब हम अचानक से पैसेंजर ट्राई टू फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरता है, व्हेन द बस एक्सेलरेट। अब जब बस रुकी हुई है तो पैसेंजर्स की बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, और अचानक से वो क्या है, मोशन, बस मोशन में आने लगती है। तो इस कारण से बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, लेकिन बस क्या मोशन में आती है, इस कारण हम क्या हैं, वो पीछे की तरफ हम गिरते हैं। तो पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस एक्सेलरेट फॉरवर्ड। तो ये रीज़न है इसके लिए। नेक्स्ट, पेज नंबर 126 एंड 127, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, यदि एक्शन रिएक्शन के ऑलवेज अपोजिट है तो एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो किस तरह से एक घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। तो आइए जानते हैं आंसर। ए हॉर्स पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे हॉर्स चलता है तो अपने पैरों से क्या है, वो ग्राउंड को पीछे की तरफ क्या है, वो पुश करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ए रिएक्शन फोर्स इज एग्जर्ट, एक रिएक्शन फोर्स वहाँ पे क्या है, एग्जर्ट होती है बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अर्थ क्या है, उस घोड़े पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, वो आगे की तरफ होगी। तो इसके कारण क्या होगा, द कार्ड मूव्स फॉरवर्ड। तो इसीलिए जो घोड़ा गाड़ी है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो जितना घोड़ा पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करेगा, उतनी क्या है, ज़मीन घोड़े को आगे की तरफ पुश करेगी। तो इस कारण जो घोड़ा है वो घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई इज इट डिफ़िकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए हॉज विच इजेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए वेरी हाई वेलोसिटी। तो इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है फायरमैन के लिए, जो फायर की पाइप होती है उसे पकड़ना, जब उसमें से क्या है, पानी निकलता रहता है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीइंग इजेक्टेड। तो जो बैकवर्ड, जितनी तेज़ी से पाइप से पानी आगे की तरफ जाएगा, उतना ही क्या है, पानी पाइप पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ वर्क करेगा। तो जिस कारण क्या है, जितना तेज़ी से पानी होगा उतनी तेज़ी से क्या है, वो पाइप पीछे की तरफ होगी। तो इस रीज़न के कारण, न्यूटन थर्ड लॉ के कारण यहाँ पे क्या है, फायरमैन को डिफ़िकल्टी होती है उसे होल्ड करने में। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल, इसीलिए वो स्टेबल नहीं रह पाता वाइल होल्डिंग द हॉज को पकड़ते हुए। तो इसीलिए वो आगे पीछे इस तरह से हिलता रहता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो आपको कोई राइफल है, उसका मास दे रखा है, बुलेट का मास दे रखा है, और बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है 35 मीटर पर सेकंड। आपको निकालनी है कि जो राइफल है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी, यानी कि वापस जो शॉक लगता है वो कितना होगा। तो आप को यहाँ पे गिवन लिखना है। मास ऑफ द राइफल मान लिया हमने M1 4 kg, M2 मान लिया हमने 50 ग्राम है, इसे क्या किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो 100 से क्या, इसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 0.05 kg। उसके बाद हमने मान लिया रिकॉइल वेलोसिटी है जो राइफल की, वो मान ली हमने V1, और बुलेट है वो जो फायर की थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली हमने V2 35 मीटर पर सेकंड। इनिशियली द राइफल इज एट रेस्ट, राइफल जब रेस्ट पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमने v मानी और वो हमने 0 मान ली। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब ये रिकॉइल प्रॉब्लम होती हैं, तो वहाँ पे लगाते हैं हम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द राइफल, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस लॉ को हम यूज़ करेंगे। तो वो लॉ क्या कहता है, तो उसके लिए हम निकालेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम और बराबर कर देंगे टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे पहले। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ राइफल एंड बुलेट सिस्टम क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू में V इज इक्वल टू 0। हमारी राइफल क्या थी, रेस्ट पे थी, इसी के लिए V बराबर 0। तो M1 M2 इंटू में 0 करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। टोटल मोमेंटम निकालेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ राइफल एंड बुलेट सिस्टम आफ्टर फायरिंग, जब हमने फायर कर दिया ये 0 आया, फायर करने से पहले V क्या हमारी 0, तो इसीलिए क्या हो गया, टोटल 0 हो गया। फायर करने के बाद क्या होगा,
m1v1 प्लस m2v2। m1 हमें पता है, v1 हमने v1 है, तो यहाँ पे m2v2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4v1 प्लस 1.75। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बराबर होगा टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने यूज़ किया, तो क्या होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग हमने ये इक्वेशन निकाल लिया और बिफोर फायरिंग क्या था हमारा 0। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू को रखेंगे और यहाँ से हम v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो -0.4375 यहाँ पे निकल के आई। यहाँ पर नेगेटिव साइन शोज द राइफल रिकॉयल बैकवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 0.4375 मीटर पर सेकंड। तो माइनस साइन शो करेगा कि ये पीछे की तरफ क्या है, रिकॉयल कर रही है। तो ये आपकी प्रॉब्लम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम इनिशियल निकाल लेंगे, फिर फाइनल निकाल लेंगे, दोनों को क्या हम इक्वल रख देंगे और यहाँ पे हमारी v1 वेलोसिटी आ जाएगी। आगे हम करते हैं प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 भी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है। तो देखते हैं प्रॉब्लम। टू ऑब्जेक्ट ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and the direction with the velocity of 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो आपको मास दे रखा, m1 दे दिया, m2 दे दिया, v1 दे दी, v2 दे दी। दे कोलाइड, वो कोलाइड कर रहे हैं। आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्ड एट द वेलोसिटी ऑफ, तो टकराने के बाद जो पहली ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमें दे दी 1.67 मीटर पर सेकंड। तो हमें डिटरमाइन करना है द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम आप गिवन लिख सकते हो। तो m1 दे रखा हमें, उन्हें हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे। m2 दे रखा है, उसे भी kg में कन्वर्ट करेंगे। v1 दे दी हमें बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी क्या हमारी 2 मीटर सेकंड, और बिफोर कोलिजन m2 जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हमारी 1 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन जो पहली ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमें दे दी 1.67 मीटर पर सेकंड। और आफ्टर कोलिजन हमें m2 तो सेकंड की निकालनी है हमें v4। तो क्या होगा यहाँ पे यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो मेरे साथ बोलिए। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा हमारा m1v1 प्लस m2v2 बराबर होगा m1v3 प्लस m2v4। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम v4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आएगा द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज 1.175 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो दिस इज योर NCERT in text question chapter number 9 force and laws of motion. Thank you. Learn concept, keep learning concept physics by MS Chauhan.